बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो इससे पहले कि मैं जैन बाजवा के हवाले से जो आर्टिकल लिखा गया है शायद मितला साहब ने, उसके ऊपर आऊँ। और मेरे शो में आज शायद मितला साहब आए थे और उन्होंने मज़ीद कोई दो इंकशाफात किए। उन्होंने कहा एक तो ये कि इसका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पार्ट 1 था और पार्ट 2 ही आएगा। उन्होंने कहा कि इसके और बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो आएंगे, मैं तरतीब दे रहा हूँ, चीज़ों को कर रहा हूँ। मैंने कहा जी अच्छा। तो मैंने कहा जी कि आगे जो पार्ट्स आ रहे हैं उसमें से हमें कोई एक दो चीज़ें आप बताएं कि उसमें क्या और बातें हैं। तो वो फिर दो चीज़ें हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आगे जाके इस वीलॉग में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। जो असल मसला इस मुल्क के अवाम का, यानी कि रोटी, आटे की कीमत में एक दिन में 51 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने जब बोला था ना कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं अपने कपड़े बेचकर भी इस अवाम को आटा दूंगा, तो तब आटे का 10 किलो का थैला 490 रुपये फ़ी किलो था। आज जब आटे की जहाँ पर सस्ता आटा फराम हो रहा होता है सरकारी तौर पे और वहाँ पे लाइनें लगती हैं और हमने देखा कि लोगों की अमवात की ख़बरें वहाँ से आई हैं। एक ख़ातून जो थी उसकी मौत वाक़या हुई है वहाँ पे कोट अद्दू में, 50 साला ताज बीबी। और उसके अलावा मुल्तान में एक बुज़ुर्ग निज़ामुद्दीन उनका नाम था, सस्ता आटा लेने के लिए वहाँ पर गए थे। लेकिन कुछ मामलात वहाँ पे भगदड़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग इस तरह की कैजुअलिटीज़ होती हैं। पहले भी रिपोर्ट हुई थी, अभी ये दो कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। तो जिस वक्त शहबाज शरीफ ने बोला था कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो अपने कपड़े बेचकर आपको आटा फराम करूंगा, तब 490 रुपये का 10 किलो का थैला था। आज 1150 रुपये का 10 किलो का थैला है। कपड़े नहीं बिके शहबाज साहब के, आटे की कीमत दुगनी से भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपने कपड़े नहीं बेचे। उसका मतलब क्या था? वो तो तभी हंसी मजाक की बात थी, शोल मेले की बात थी। अगर आप पीछे देखें, अमीर मुकाम खड़े थे और जब शहबाज शरीफ ने बोला था कि जो हमने पंजाब में आटे की कीमत की है वही KPK में होनी चाहिए, अगर KPK में वो नहीं होती है तो फिर ये मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम को आटा दूंगा, तो पीछे जो अमीर मुकाम खड़े थे उनकी हंसी आप ज़रा नोटिस करें। आज मैंने अपने शो में भी दिखाया वो वाला क्लिप, वो वाला शॉट कि अमीर मुकाम कैसे हंसे और हाथ पे हाथ मार के उन्होंने ताली बजाई है। तो यानी कि उनको पता लग गया था ये लतीफ़ा ही है, ये सियासतदान इस तरह के लतीफ़े अवाम के सामने करते रहते हैं। तो बहरहाल ये आटे की सूरत हाल है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक और चीज़, नैब का जहाँ तक ताल्लुक है ना, नैब रावलपिंडी ने ये नोटिस है, ये इमरान खान को आज तलब किया हुआ था कि जी नैब रावलपिंडी में पेश हो। मतलब कि ज़ाहिर बात है कि जब 96 के करीब आपने केसेस कर दिए हैं तो मकसद तो आपका यही है ना कि एक दिन कोई 2-4 केसेस लगे हों, फिर अगले दिन कोई और 2-4 केसेस लगे हों, फिर उससे अगले दिन कोई और 2-4 केसेस, और इसी तरह केसेस में उलझाए रखें, थकाएं और थका कर बदला लें, और फिर जब थक जाए फिर उसको अरेस्ट कर लें, फिर उसको जेल में डाल दें, फिर उसको बलूचिस्तान शिफ्ट कर दें, फिर उसकी ज़मानत होती है तो फिर दूसरे में गिरफ़्तारी डाल दें, फिर ज़मानत होती है, फिर अगले में गिरफ़्तारी डाल दें। इस तरह कोई 1.5 साल इमरान खान को जो है वो जेल में रखें और उसी असना में इलेक्शंस हो जाएं और इमरान खान बाहर निकल के कैंपेन ना कर सके। तो प्लान तो PDM का यही है, एजेंडा तो यही है। लेकिन देखें, जो भी एजेंडा है सियासी तौर पे, अब उसके हसूल की खातिर जितनी कानून के साथ मजाक हो रहा है ना, जितनी कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही, जितना मेरिटोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, वो मेरे लिए कम से कम बहुत अफसोसनाक है। अब ये जो नोटिस है नैब का, कॉल अप नोटिस तोशा खाना के हवाले से, इसमें फिर वो घड़ियों का मामला उन्होंने टेकअप कर दिया है, कुछ रिस्ट वॉचेज़ हैं, कोई ग्राफ्ट का सेट, वो जिसके हवाले से पहले भी बात हो रही थी। मेरा सिर्फ सवाल, एक बुनियादी सवाल है, एक बुनियादी सवाल, और उसके बाद फिर मैं आगे चला जाता हूँ। बुनियादी सवाल ये है कि खुदा के बंदो, अगर उसने तोशा खाना से वो घड़ी ले ली है या कुछ घड़ियाँ ली हैं और वो ग्राफ्ट का सेट लिया, ग्राफ का सेट लिया और उसके बाद फिर वो आगे बेचती है और कानूनी तौर पे उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये कानून के अंदर लिखा हुआ, और आप लोग गैर कानूनी तौर पे गाड़ियाँ भी ले चुके हैं, आपके ख़िलाफ़ किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी लेवल पे, किसी फोरम पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। आप आराम से बैठे हुए हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर इस एक केस की बुनियाद पे, जिसमें से कुछ नहीं निकलना, जिसमें कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है मेरी नज़र में, उसमें आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उसमें आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल केस रेफरेंस बनवाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद की फौजदारी अदालत को भेज दिया, जिसकी उसने जुरिस्डिक्शन ले ली है, जिसमें इमरान खान मतलूब था तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकले, जिसका तमाशा ज़मान पाक लाहौर में लगा, जिसकी वजह से इतनी तसादुम की कैफियत हुई,
हुई और क्या क्या कुछ नहीं हुआ और उसके मज़ीद दहशतगर्दी के कई पर्चे दर्ज हो गए। तो एक तो यहाँ तक बात चली गई है। दूसरा ये कि अब उसी सेम चीज़ के ऊपर आपने नैब में भी कार्रवाई करनी है। देखें, हमारे कानून में एक प्रिंसिपल है, रेस जुडिकाटा उसको बोलते हैं, वैसे तो सिविल लॉ में वो है, लेकिन जो क्रिमिनल साइड पे है ना, उसमें हम उसको बोलते हैं डबल जेपडी। और वो यही है, उसका मतलब ये होता है, रेस जुडिकाटा सिविल साइड पे ये होता है कि एक कॉज ऑफ एक्शन को एक ही दफ़ा ट्राई किया जा सकता है, यानी कि एक केस एक दफ़ा फाइल हो गया, उसका फैसला हो गया, दूसरी दफ़ा उसको फाइल नहीं कर सकते नए सिरे से। इसी तरह एक जुर्म है, उसमें एक ही दफ़ा ट्रायल हो सकता है, एक ही दफ़ा ट्रायल होकर उसका फैसला हो सकता है। आपने कितने फोरम्स खोल लिए हैं, कोई नैब, कभी नैब का फोरम है, कभी ईसीपी का फोरम है, कभी एडिशनल सेशंस जज है इस्लामाबाद का, उसका फोरम है, तोशाखाना के हवाले से 10 और आप शायद फोरम खोल लें इस हवाले से। ये मुनासिब नहीं है। आप इस तरह से जो कुछ मुनासिब, क्या आपको कहना, आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि मुनासिब क्या है क्या नहीं है? आपके तो कुछ टारगेट्स हैं, आपने उनको मीट करना है। तो ये मतलब कि जब मैं इस तरह के नोटिस देखता हूँ एक आम आदमी के लिए, तो शायद ये एक ऐसी बात हो कि जी नैब का नोटिस आ गया, लेकिन मुझे एक कानूनदान की हैसियत से इस नोटिस के अंदर छुपी हुई बदनीयती इतनी क्लियर और इतनी कैटेगोरिकली नज़र आती है कि फिर दिल दुखता है यार, कि यार ये होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसको बोलते हैं सियासी इंतकाम। बहरहाल इसमें इमरान खान को हिफाजती ज़मानत मिल गई है नैब के 2 केसेस में, नैब के केस में और फॉरेन फंडिंग के केस में और 2 दहशतगर्दी के केसेस में। अब मैं आ जाता हूँ मेतला साहब के ऊपर। मेतला साहब ने जो आर्टिकल लिखा था जन बाजवा के हवाले से, वो बहुत इंकशाफात से भरपूर था। कल के वीलॉग में मैंने सिर्फ वो आर्टिकल पढ़ के आप लोगों को सुनवा दिया था, जिसमें बाजवा साहब से उन्होंने सवाल किया, जी तलत हुसैन को क्या आपने नौकरी से निकलवाया, नुसरत जावेद को क्या आपने नौकरी से निकलवाया, अबसार आलम पे क्या आपने गोलियां चलवाई? तो सारी बातों की जवाब बाजवा साहब ने दी, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, फ़लाने ने किया, हो सकता है फ़लाने ने किया हो। उनका जवाब यह था कि हो सकता है कि फ़लाने ने किया हो। और नौकरी से निकलवाने के सवाल पे उन्होंने कहा कि वो जनरल फैज़ ने किया। और गोली वाला जो सवाल था कि अबसार आलम को गोलियां आपने मरवाई हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन हो सकता है फ़लाने ने किया हो। जनरल इरफान मलिक का नाम इसके अंदर डिस्कस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी निचले लेवल के बंदे को गुस्सा आ गया हो, निचले लेवल के ऑफिसर को किसी को गुस्सा आ गया हो और उसने ये काम किया। सवाल सिर्फ एक है, जो कल भी मैं बात कर रहा था। और फिर मरियम के हवाले से वो जो कराची में इंसिडेंट हुआ था, दरवाज़ा तोड़ा था, तो उसमें भी किसी ब्रिगेडियर का उन्होंने नाम दे दिया कि वो सेक्टर कमांडर था वहाँ पर, हो सकता है कि उसने किया। कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ एजेंसीज में लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, इसी तरह की सारी बात है ना बाजवा साहब की। सवाल सिर्फ एक उठता है कि आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, यू वर हेडिंग द इंटायर इंस्टीट्यूशन, यू वर द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और आप इतनी आसानी से कह दें कि अच्छा ये कुछ हुआ है, लेकिन ये मैंने तो नहीं किया, हो सकता है मेरे नीचे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने किया हो। तो उन लोगों की अगर कोई अकाउंटेबिलिटी करनी है तो वो उनके सुपीरियर्स नहीं करनी है ना, एंड यू वर दी सुपीरियर मोस्ट। तो आप अगर इस तरह से कह दें कि मैंने नहीं किया, हो सकता है उन्होंने किया हो, तो डज दैट एब्जॉल्व यू फ्रॉम द लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अदरवाइज आपके कंधों पर थी? कानूनी तौर पर जवाब है नो, इट डजंट एब्जॉल्व यू फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द लाइबिलिटी। आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, अगर वहाँ पे कोई ऐसी बातें हो रही थी जो आज आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं करवाई, लेकिन हो सकता है निचलों ने की हो और आपका ख्याल भी है कि होना नहीं चाहिए था, अगर आपका ख्याल ये है कि होना नहीं चाहिए था, तो फिर आपका काम था कि उसे ना होने देते, उसको रोकते, और अगर किसी ने उसके बावजूद वो किया था तो उस हवाले से आपने अकाउंटेबिलिटी करनी थी। लेकिन खैर बहरहाल आपने इंकशाफात तो भरपूर कर दिए हैं, लेकिन अब उन इंकशाफात की बुनियाद पे आगे मामला जो है वो चलेंगे नहीं चलेंगे, आपको पता है कि पाकिस्तान है और यहाँ पे मामला। अच्छा मेतला से मैंने 2 सवाल पूछे, मैंने जब उन्होंने कहा कि और भी पार्ट्स आ रहे हैं और उसमें और भी बहुत सारी बातें, मैंने कहा और क्या बातें हैं, कोई हमें 1-2 बता दें। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ये भी इस इंटरव्यू में डिस्कशन हुई कि इलेक्शन की डेट डिसाइड हो चुकी थी और मई 2023 में जनरल इलेक्शन हो जाना था, लेकिन बकौल शायद मेतला पीटीआई ने बोंगी मारी। मैंने कहा क्या बोंगी मारी? उन्होंने कहा जी कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ और उधर से इमरान खान निकला और उसके बाद जो है इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो गए। अच्छा, अब मेरे लिए इस वजह से बड़ा अजीब है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान ठीक है हुआ था और लॉन्ग मार्च में इमरान खान निकला था और वो लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी जा रहा था, लेकिन लॉन्ग मार्च करना या एहतजाज करना या एक आइन के दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना कानूनी हक है।
ये मुल्क इस तरह से चल रहा है, मतलब कि ये इतनी ईगोज के साथ चल रहा है कि जी लॉन्ग मार्च क्यों कर दिया तो इलेक्शंस डिले हो गए। ये अगर इलेक्शंस होने बनते थे मई 2023 में या 2023 में या 90 दिन में पंजाब की केपीके के इलेक्शंस, तो इज इट ऑल अबाउट द ईगोज? इज इट ऑल अबाउट द ईगो? ये सिर्फ अना की बात है कि जी उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, अब जो है ये हमारी अना को ठेस पहुंची है तो इस वजह से अब तो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। भाई एट व्हाट कॉस्ट? मुल्क का क्या नुकसान होगा, डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, अवाम का, इकोनॉमी का क्या नुकसान होगा? आपने ये नहीं सोचा, सिर्फ ये कि जी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमारी ईगो हर्ट हो गया, अब हम इलेक्शंस नहीं करवाएं। मुझे तो नहीं है आर्ग्यूमेंट समझ में। अगर इस तरह से, मतलब कि इस तरह से तो घर नहीं चलते हैं। ये तो 22 करोड़ अवाम का एक मुल्क है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके स्टेक होल्डर्स के ऊपर। दूसरी बात जो मैंने उनसे पूछी वो ये थी कि और कुछ बताएं। मैंने पूछा कि जो इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ था, क्योंकि जब लॉन्ग मार्च की बात उन्होंने की, मैंने कहा वो सवाल आपने बाजवा साहब से पूछा, और अगर पूछा तो उसका क्या जवाब दिया? तो उसका उन्होंने कहा जी कि सवाल मैंने पूछा था, उन्होंने जवाब दिया कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने नहीं वो हमला करवाया इमरान खान के ऊपर। मज़ीद क्या उन्होंने उस हवाले से कहा वो भी आने वाले दिनों में मज़ीद हमें पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बातें चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये एक मैं आपको ब्रेकिंग ही समझ लें दे रहा हूँ कि जो जन बाजवा ने ये लेटेस्ट इंटरव्यू दिया शायद मितला को, उसमें अभी तक ये आर्टिकल में छपा नहीं है, लेकिन जन बाजवा से ये सवाल पूछा है उन्होंने बकौल उनके कि जो इमरान खान पर कातिलाना हमला वज़ीराबाद में हुआ था वो किसने करवाया था या क्या वो आपने करवाया था? तो उसके जवाब में जन बाजवा ने कहा है कि नहीं, वो हमला मैंने नहीं करवाया था, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब आगे जाके वो शायद इस तरह की कोई बात कहेंगे नहीं कहेंगे, ये हमें ये आर्टिकल छपेगा तो पता लगेगा कि उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, क्योंकि पहले तो आर्टिकल में उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं करवाया था, मैंने नहीं कहा था, लेकिन हो सकता है कि नीचे से किसी ने कर दिया हो, पहले तो ये बातें। लेकिन इमरान खान पर हमले के हवाले से वो ये कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये हमें तब जाके पता चलेगा। तो ये आज के वीलॉग की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।